रेलवे से रॉयल पैलेस, ये तुकबंदी आपके लिए बड़ी सरल है लेकिन जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया और जिंदगी अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी हो सकती है। ये रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा, समझा। तो वो मेरी अपनी बात है। लेकिन रॉयल पैलेस ये नरेंद्र मोदी का नहीं है। ये मेरी कहानी नहीं है। पर जो भावना आपके अंदर, वो रॉयल पैलेस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के संकल्प का परिणाम है। रेल की पटरी वाला मोदी ये नरेंद्र मोदी है। रॉयल पैलेस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का एक सेवक है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है। और ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के संविधान का सामर्थ्य है कि जहां एक ऐसा एहसास होता है कि वरना जो जगह कुछ परिवारों के लिए रिजर्व रहती है, और लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले, तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बने रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है, वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं और सुबह उठता हूं तो लग पड़ता हूं। जहां तक निराशा का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब खुद के लिए कुछ लेना, पाना, बनना होता है, तब वो आशा और निराशा से जुड़ जाता है। लेकिन जब आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस संकल्प को लेकर के चलते हैं, तो मैं समझता हूं कि निराश कभी होने का कारण नहीं बनता है। कुछ लोगों को कभी लगता है कि छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है, सरकार बेकार है, नियम बेकार है, कानून बेकार है, ब्यूरोक्रेसी बेकार है, तौर तरीके बेकार है। आपको ऐसे एक सेट ऑफ पर्सन मिलेंगे जो यही बातें बता देंगे। मैं दूसरे प्रकार का इंसान हूं। मैं कभी कभी कहता था, अगर एक ग्लास में आधा भरा हुआ है तो एक व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा ग्लास आधा है, दूसरा कहेगा ग्लास आधा भरा हुआ है, एक कहेगा आधा खाली है। मुझे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है।
और इसलिए अब आप देखिए, वही सरकार, वही कानून, वही ब्यूरोक्रेट, वही तौर तरीके, उसके बावजूद भी अगर 4 साल का लेखा जोखा लेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि तब की निर्णय प्रक्रियाएं, आज की निर्णय प्रक्रियाएं, तब के एक्शन, आज के एक्शन, आपको आसमान जमीन का अंतर दिखेगा। मतलब यह हुआ कि इन्हीं व्यवस्थाओं से अगर आपके पास नीति स्पष्ट हो, नीयत साफ हो, इरादे नेक हो और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करने का इरादा हो, इसी व्यवस्था के तहत आप इच्छित परिणाम ले सकते हैं। ये मूलभूत मेरी सोच होने के कारण ये तो है ही नहीं कि मैं जो चाहूं वो सब होता है, लेकिन नहीं भी होता है तो मैं निराश नहीं होता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं क्यों नहीं हुआ, आगे इसको करने का रास्ता मैं इस तरफ गया था, जरा नए तरीके से करूंगा, मैं करके रहता हूं। लोकतंत्र ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है कि मैंने आज थप्पा मारा, वोट दे दिया, अब 5 साल बेटे काम करो, 5 साल के पूछूंगा क्या किया है, वरना तो दूसरे को ले आऊंगा। ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जी, ये भागीदारी का काम है। और इसलिए मैं मानता हूं कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, इस पर बल देना चाहिए। और आपने अनुभव किया होगा, जब नेचुरल कैलेमिटी होती है, सरकार से ज्यादा समाज की शक्ति लग जाती है और हम कुछ ही पलों में देखते हैं कि उस समस्या के बाहर निकलने में ताकत आ जाए। क्यों? जनता जनार्दन की ताकत बहुत होती है। लोकतंत्र में जनता पर जितना भरोसा करेंगे, जनता को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, परिणाम मिलेगा। सरकार बनने के बाद मैंने टॉयलेट बनाने का अभियान चलाया। अब कल्पना करें सरकार बना पाती? सरकार तो पहले 5,000 बनाती होगी, तब 10,000 बनाती, कहेंगे अरे पुरानी सरकार 5,000 बनाती, मोदी की किधर से 10,000 से काम कब पूरा होगा भाई? जनता ने उठा लिया, काम पूरा हो गया। और जनता की ताकत देखिए, भारत में सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे के अंदर कंसेशन है टिकटों में। मैंने आकर के सरकार में कहा कि भाई अंदर लिखो तो सही, आप जो रिजर्वेशन के लिए फॉर्म भरता है लिखो तो सही कि भाई मैं सीनियर सिटीजन हूं, मुझे बेनिफिट मिलता है, लेकिन मैं मेरा बेनिफिट जाने देना चाहता हूं। सिंपल सा था। प्रधानमंत्री के लेवल पर मैंने कभी अपील भी नहीं की थी। आप सबको आश्चर्य होगा, जो हिंदुस्तान की विशेषता देखिए, हिंदुस्तान के सामान्य मानवीय की देशभक्ति देखिए। अभी अभी हमने निर्णय किया था, अब तक 40 लाख सीनियर सिटीजन्स जो एसी में ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उन्होंने वॉलेंटरीली सब्सिडी नहीं लेंगे ऐसा लिख करके दिया और वो पूरी टिकट देकर के जाते थे। अगर मैं कानूनन करता कि अब सीनियर सिटीजन को एसी कोच में ये बेनिफिट बंद, तो जुलूस निकलता, पुतले जलते, अब फिर पॉपुलैरिटी रेटिंग आता, मोदी गिर गया। ये दुकान चल जाती जी। लेकिन आपने देखा होगा 40 लाख लोग। मैंने एक दिन लाल किले पर से कहा कि जो अफोर्ड करते हैं उनको गैस सब्सिडी क्यों लेनी चाहिए। हमारे देश में गैस सिलेंडर की संख्या के आधार पर चुनाव लड़े जाते थे। कोई कहते थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, अभी 9 सिलेंडर मिलते हैं, मैं 12 सिलेंडर दूंगा। ये घोषणा की गई थी 2014 में। मैंने लोगों को उल्टा कहा, मैंने कहा भाई जरूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए ना, सब्सिडी क्या जरूरत है। और आप हैरान हो जाएंगे, हिंदुस्तान के करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। देश के लिए जीने मरने वाले, कुछ न कुछ करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम लोगों का काम है देश के सामर्थ्य को समझना, उनको जोड़ना। और मेरी ये कोशिश है कि हमने
सरकार ने ही देश चलाना है, ये सरकार जो अहंकार है, उस अहंकार को सरकारों ने छोड़ देना चाहिए। जनता जनार्दन ही शक्ति है, उनको लेकर के चले। हम चाहे वैसा परिणाम जनता ला करके दे देगी, और इसलिए मैं जनता के साथ मिलकर के काम करने के विचार को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। नमस्ते जी। नमस्ते मोदी जी। जब आपने भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का अति महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और हिम्मत भरा कदम लिया था, तब आपके मन में कैसी भावनाएं चल रही थी? मैं आपका आभारी हूं। सर्जिकल स्ट्राइक पर आपका सवाल मैं है। आपका आभारी हूं कि आप वाणी से अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने एक्शन से अपनी भावनाओं को प्रकट की, और शब्दों से आपके साथी ने मुझे इस बात को पहुंचाया। एक तो ये दृश्य अपने आप में हृदय को छूने वाला है। इट टच्ड माय हार्ट। और इसीलिए आपने सुना होगा, मैंने इन सब के लिए शब्द प्रयोग किया है, दिव्यांगजन जी। तो मैं ऐसे दिव्यांगजनों को प्रणाम करता हूं जिसके भीतर ऐसा जज्बा पड़ा हुआ है, और उसी का परिणाम है। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक भारत का हजारों वर्ष का इतिहास है। किसी भी युग में भारत ने किसी की भी जमीन हड़पने का प्रयास नहीं किया है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हमें किसी की 1 इंच भी जमीन नहीं लेनी थी, न हमें हमारे लिए लड़ना था। लेकिन हिंदुस्तान के 1.5 लाख सिपाहियों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहादत मोल ली थी। ये बहुत बड़ा बलिदान था। आज भी यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स है, उस पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला कोई देश जो है, उसमें एक गौरवपूर्ण रूप से हिंदुस्तान का नाम दिया जाता है। जब हिंदुस्तान के लोग पीस कीपिंग फोर्स में जाकर के दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी सेवाएं देते हैं, तो भारत का चरित्र अजय रहने का है, विजयी रहने का है। लेकिन किसी के हक को छीनना ये भारत का चरित्र नहीं है। और ये तो भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण का जो संवाद है लंका छोड़ते समय, तब भी उस सिद्धांतों को हमने देखा है। लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात को,
कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दें। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। जो योजना बनी थी उसको 100% तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया, और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। महात्मा गांधी ने कहा था, आप कोई भी नीति बनाएं तो उस तराजू से तोलिए कि उसका जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ इंसान है, उसकी जिंदगी में उस नीति का क्या प्रभाव होगा। मुझे महात्मा गांधी की ये बात मेरे गले उतर गई है कि हम नीतियां कितनी ही बढ़ाएं, बड़ी बड़ी बात करें, लेकिन भाई जिसके लिए बना रहे हैं वो समाज का आखिरी छोर का व्यक्ति, उस पर पहुंचने में हम कहां जाए। मैं जानता हूं मैंने ऐसे कठिन काम सर पे लिए हैं। हो सकता है उन्हीं मेरे कामों को कोई नेगेटिव पेंट भी कर सकता है, लेकिन क्या इसलिए उन कामों को छोड़ देना चाहिए क्या? गरीब जहां पड़ा है पड़े रहने देना चाहिए क्या? और तब जाकर के आप मुझे कल्पना कर सकते हैं, जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार होता है। एक बेटी के साथ ये अत्याचार कैसे सहन कर सकते हैं? और इसलिए मैंने लाल किले पर से एक नए तरीके से इस विषय को प्रस्तुत किया था। मैंने कहा, अगर बेटी शाम को देर से आती है तो हर माँ बाप पूछते कहां गई थी, क्यों गई थी, किसको मिली थी। फोन पे बात करते मां देखते, बात बंद करो, किससे बात करते, किसके बात करते। अरे बेटियों को तो सब पूछ रहे हो, कभी बेटों को तो पूछो कहां गए थे। ये बात मैंने लाल किले से कही थी, और मैं मानता हूं ये बुराई समाज की है, व्यक्ति की है, विकृति है, सब होने के बावजूद भी देश के लिए चिंता का विषय है। और ये पाप करने वाला किसी का तो बेटा है, उसके घर में भी तो मां है। उसी प्रकार से आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद भारत में सैनिटेशन का कवर 35-40% के आसपास था। क्या आज भी हमारी माताओं बहनों को, क्योंकि देखिए ये चीजें का एक और कारण भी है, मुझे किताब पढ़कर के गरीबी सीखनी नहीं पड़ रही है। मुझे टीवी के पर्दे पर गरीबी का एहसास करना नहीं है, मैं उस जिंदगी को जी करके आया। गरीबी क्या होती है, पिछड़ापन क्या होता है, गरीबी की जिंदगी से कैसी जद्दोजहद होती है, मैं देख के आया हूं। और इसलिए मैं मन से मानता हूं राजनीति अपनी जगह पे है। मेरी समाज नीति कहो, मेरी राष्ट्र नीति कहो, मुझे कहती है कि इनकी जिंदगी में कुछ तो बदलाव लाऊं मैं। और तब जाकर के मैंने लाल किले से कहा कि हम 18,000 गांव जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, इसका मतलब बाकी गांवों में पहुंची है, जिन्होंने पहुंचाई उनको 100-100 सलाम। लेकिन 70 साल के बाद 18,000 न पहुंचना, ये भी तो जिम्मेवारी हम लोगों को लेनी चाहिए। और मैंने सरकारी दफ्तर से कहा, मैंने कहा कब करोगे भाई? तो किसी ने कहा साहब 7 साल लगेंगे।
मैंने कहा मैं 7 साल इंतजार नहीं कर सकता, और मैंने लाल किले से घोषणा कर दी मैं 1000 दिन में काम पूरा करना चाहता हूं। कठिन काम था, दुर्गम इलाके थे, कहीं तो एक्सट्रीमिस्ट लोग, माओवादियों का इलाका था। 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम करीब करीब पूरा हुआ। अब शायद 150 पौने 200 गांव बाकी हैं, काम चल रहा है। मोदी जी, आप कल्पना कर सकते हैं कि गरीब मां शौचालय जाने के लिए सूर्योदय से पहले जंगल जाने के लिए सोचती हैं, और दिन में कभी जाना पड़े शारीरिक पीड़ा सहती हैं, लेकिन सूरज ढलने तक का इंतजार करती हैं। वो शौचालय के लिए नहीं जाती हैं। उस मां को कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दर्द होगा, उसके शरीर पर कैसा जुल्म होता होगा। क्या हम टॉयलेट नहीं बना सकते? ये सवाल मुझे सोने नहीं देते थे, और तब जाकर के मुझे लगा कि मैं लाल किले पर से जाकर के अपनी भावनाओं को बिना लाग लगवे बता दूंगा। जिम्मेवारी बहुत बड़ी होगी, लेकिन मैंने देखा कि देश ने बहुत रिस्पांस दे दिया। जो मेरा आज करीब 3 लाख गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। और काम तेजी से चल रहा है, और इसलिए लास्ट माइल डिलीवरी ये लोकतंत्र में सरकारों की प्राथमिक जिम्मेवारी है। पहले उठाया बीड़ा, गांव में बिजली पहुंचाऊंगा। अब बीड़ा उठाया है, घर में बिजली पहुंचाऊंगा। 4 करोड़ परिवार ऐसे हैं। भारत में टोटल 25 करोड़ परिवार है। 125 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन करीब करीब 25 करोड़ परिवार है। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ परिवारों में आज भी 18वीं शताब्दी की जिंदगी है, वो दिया जला करके गुजारा करते हैं। मैंने बीड़ा उठाया है। सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में उन 4 करोड़ परिवारों में बिजली का कनेक्शन दूंगा। उनके बच्चे बिजली के में पढ़ेंगे। उनके घर में अगर कंप्यूटर चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है, तो वो दुनिया से जुड़ेंगे। टीवी लाने का खर्चा मिल जाएगा तो टीवी देखेंगे, बदलती हुई दुनिया देखेंगे। वो दुनिया के साथ जुड़ने के लिए उनके अंदर भी बेसब्री मुझे पैदा करनी है। उनके अंदर वो बेसब्री पैदा करनी है ताकि वो भी कुछ करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाए, और वही तो एम्पावरमेंट है। मैं गरीबों का एम्पावरमेंट करके गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए मेरे साथियों की एक नई फौज तैयार करना चाहता हूं, जो फौज गरीबों से निकली होगी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, और तब जाकर के गरीबी मिटेगी। गरीबी हटाओ के नारे से नहीं होता है। आज आपके पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? विदेश में आप रहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब उसको पता चलता है कि आप हिंदुस्तान के हैं, तो आपकी तरफ उसका देखने का रुतबा पहले की तुलना में बदला है कि नहीं बदला है? सच बताइए, ऐसे मुझे खुश करने के लिए मत बताइए। बदला है। आपके प्रति लोग अब गर्व के साथ देखते हैं। हिंदुस्तान तो वही है, पहले भी था, आप भी थे, दुनिया भी थी। अब बदलाव महसूस होता है कि नहीं होता है? ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया है कि आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। सिर्फ 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए नहीं। भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा, तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले, हम भी भले, तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले, एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया है। आप कल्पना कर सकते हैं
आजादी के 70 साल तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इजराइल न जाए? कौन सा दबाव था? हिंदुस्तान में दम होना चाहिए कि हिंदुस्तान डंके की चोट पर कहे कि जब मुझे इजराइल जाना है मैं सीधा इजराइल जाऊंगा, और जिस दिन मुझे पैलेस्टाइन जाना होगा उस दिन हिम्मत के साथ मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा। मैं सऊदी अरेबिया भी जाऊंगा, उतने ही प्यार से उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त करूंगा, और देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरत है तो मैं ईरान भी जाऊंगा। 125 करोड़ देशवासियों ने मुझे क्यों यहां बिठाया है? न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई वंशवाद है कि मेरे पिताजी कुछ थे, मेरे दादा कुछ थे, मेरा नाना कुछ थे, कुछ नहीं है जी। तो मेरे पास पूंजी एक ही है, कठोर परिश्रम। मेरे पास पूंजी है प्रामाणिकता। मेरे पास पूंजी है मेरे 125 करोड़ देशवासियों का प्यार। और इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि मैं भी आपके जैसा ही एक सामान्य नागरिक हूं। मुझ में वो सारी कमियां हैं जो एक सामान्य मानवी में होती है। कृपा करके कोई मुझे अलग न समझो, आप मुझे अपने जैसा ही मान लो। और वो हकीकत है, मैं किस जगह पे बैठा हूं वो तो एक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन मैं वही हूं जो आप हैं, आपसे मैं अलग नहीं। और मुझे जो दायित्व मिलता है उसको मैं सीखने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। गलतियां नहीं होगी। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे पास अनुभव नहीं है, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैंने देशवासियों को विश्वास दिया था कि मैं गलतियां कर सकता हूं, लेकिन बद इरादे से गलत कभी नहीं करूंगा। लंबे समय तक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर के रूप में मुझे गुजरात में काम करने का मौका मिला। अब 4 साल होने आए हैं, प्रधानमंत्री का प्रधान सेवक का काम मुझे मिल गया है, लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करूंगा। मैंने देश को वादा किया है। अब सवाल यह है, मैंने कभी नहीं सोचा है कि देश मैं बदल दूंगा, ये कभी नहीं सोचा है, लेकिन मेरे भीतर एक भरपूर विश्वास पड़ा है कि मेरे देश में अगर लाखों समस्याएं हैं तो 125 करोड़ समाधान भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम्स हैं तो बिलियन सॉल्यूशंस भी है। 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति पर मेरा भरोसा है। लोकतंत्र की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो क्रिटिसिज्म है, और लोकतंत्र की सबसे विनाशक कोई रास्ता है तो वो एलिगेशन है। और इसलिए एक तंदुरुस्त लोकतंत्र के लिए क्रिटिसिज्म को सबसे ज्यादा पुरस्कृत करना चाहिए और एलिगेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि इस मूलभूत तत्व को मैं जानता हूं और मानता हूं, इसलिए मुझे बराबर याद है, मैं तो
सरकार में मुझे कोई अगर अच्छी खबर की जानकारी देता है तो मेरा सवाल रहता है कि भाई ये तो ठीक है, मैं देख लूंगा बाद में, ये बताओ इसमें वो कौन सी कमियां हैं हमारी, जरा वो दिखाओ पहले। मैं पूछता हूं सामने से, क्योंकि कोई पूर्ण नहीं है भाई, हम सब इंसान हैं, हम में भी कमियां हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। कोई है जो बताता है। अगर मैं सुनना ही बंद कर दूंगा तो फिर तो मेरी गलतियां कभी ठीक नहीं होगी, न मेरे देश का भला होगा। और इसलिए मैं हमेशा क्रिटिसिज्म का स्वागत करता हूं। लेकिन मेरे पर आरोप यह है कि मोदी जी इतना क्रिटिसिज्म होता, आप बोलते क्यों नहीं है? अरे भाई, आपके क्रिटिसिज्म को मैं इतना महत्व देता हूं कि मैं उसको समझने की कोशिश करता हूं, इससे मैं सुधरने की कोशिश करता हूं। आपका मुंह बंद करना मेरा काम नहीं है, ये तो गलत रास्ता है। आप जो बोल रहे हैं मेरे लिए वो मूल्यवान चीज है। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है। ना केवल भारतीय युवाओं के लिए, आप देश के विभिन्न युवाओं के लिए आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं। दिन में 20-20 घंटा काम करना यह कोई छोटी बात नहीं। आप हमें कभी थके हुए नहीं दिखते। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहां से है? इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब अगर मुझे हंसी खुशी की शाम के रूप में देना है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से, करीब करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। लेकिन सीधी सीधी बात मैं बताता हूं, सरल। एक पुरानी शायद घटना आपने सुनी होगी कि कोई तीर्थ स्थान था एक पर्वतमाला पर, और तराई के अंदर कोई संत महात्मा बैठे थे, और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल की उम्र के भाई को उठा करके उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। तो उस संत ने उसको पूछा, अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ये तो मेरा भाई है। तो संत ने दोबारा पूछा, अरे मैं तुम्हारा कौन रिश्तेदार है नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुझे पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही है, इसको उठा के चल रही हो? तो उस बच्चे ने दोबारा जवाब दिया, वो तो मेरा भाई है। तो संत ने तीसरी बार पूछा, अरे मैं तुझे नहीं पूछ रहा हूं तेरा रिश्तेदार कौन है, मैं पूछ रहा हूं अरे तुझे थकान नहीं लग रही है क्या? तीसरी बार उस बच्चे ने कहा, बाप जी ये मेरा भाई है, भाई का थकान नहीं लगता है। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। जिस पल आप अपने जीवन में देख लीजिए, जहां पर आप अपनापन अनुभव करते होंगे, कितने ही थक करके आए होंगे, सोने का मन करता होगा, शरीर साथ नहीं देता होगा, लेकिन टेलीफोन आ जाए कि आपके भतीजे को कुछ हुआ है, अस्पताल है, सारी थकान मिट जाती है। स्कूटर लेकर के आप भागते हैं, रात भर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। क्यों? आपका अपना है, थकान मिट जाती है, आप स्वयं जुट जाते हैं। मेरी जिंदगी भी हर पल शरीर का धर्म करता ही है,
लेकिन उसी पल मुझे ध्यान में कोई अपनों के लिए कभी त्रिपुरा से कोई खबर, कभी केरल से कोई खबर, कभी दिल्ली से कोई खबर, तो फिर मन करता है अरे उठो यार, चलो दौड़ो। जिंदगी में किसी पर बोझ न बनूं, और इसलिए शरीर को जितना फिट रख सकता हूं, शरीर से जितना काम ले सकता हूं, जितने नियमों का पालन कर सकता हूं, जितना भी मैं सीख पाया हूं, उसको मैं जीने का प्रयास करता हूं। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा कि विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने आप को फिट रखना, ये अपने माँ बाप की विरासत के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। वो विरासत में आपको ऊंचाई दे सकते हैं, विरासत में चमड़ी का कलर दे सकते हैं, विरासत में बढ़िया आंखें दे सकते हैं, नाक नक्शे दे सकते हैं, लेकिन भीतर की तबीयत तो आपको संभालनी ही होती है। और मेरा अनुभव कहता है कि एक डिटैचमेंट जो होता है वो अपने आप एक बहुत बड़ी ताकत होता है। और दूसरा, नियमों से जिंदगी जीने से आप जिस काम के लिए निकले हो उस काम के लिए अपने आप को योग्य बना सकते हो। हमने जहां है वहां किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने, उससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। आपको टीचर का काम मिला होगा, आपको ड्राइवर का काम मिला होगा, आपको व्यापार का काम मिला होगा, आपको खेती का काम मिला होगा, मुझे ये काम मिला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं इतिहास में अमर होने के लिए, अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है।